हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं मुस्लिम लॉ का सॉल्व क्वेश्चन पेपर का वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और आज इस वीडियो में हम टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हो तो यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ इनमें से दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक लॉन्ग में आएगा और शॉर्ट में तो 100% आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ तक कि ये दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं और क्या क्या नए नए तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आंसर तो सबको मालूम है और सब लोग आंसर लिखते भी हैं, लेकिन सबको बराबर मार्क्स नहीं मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, आपने अपने नॉलेज को कैसे प्रेजेंट किया, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड ही पेज में हमें आंसर लिखने होते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम विवाह की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व बताने हैं और उसकी प्रकृति का उल्लेख करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन अलग अलग, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप पहले 1 मिनट रुको, हम पहले आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आइडिया उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका है और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व नहीं कराया है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदाय जो शिया और सुन्नी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इनके बीच की डिफरेंस और काफ़ी कुछ आपको पढ़ना है। इनका कहाँ से ओरिजिन होता है, किसको सुन्नी संप्रदाय कहा जाता है, किसको शिया संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो चौथा आपका क्वेश्चन था कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य विवाह की आवश्यकताओं का वर्णन करना है। यानी मुस्लिम विधि में जो मुस्लिम विवाह की मान्य आवश्यकताएं हैं, जिनको शर्तें भी कहते हैं, उनको सिर्फ इसमें बताना है, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखिए आप लोग, इसमें हमने प्रकृति का उल्लेख करिए, ये हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दिया है। हमने सोचा जब ये क्वेश्चन डिस्कस करा ही रहे थे तो इसमें ये भी आपको लिखवा दें, क्योंकि क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि क्या मुस्लिम विवाह एक संविदा है या संस्कार है, इसको एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम्पल के साथ, केस के साथ, ठीक है। तो ये आपका एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों को हम एक ही में समझाएंगे। और दूसरा आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें क्या था, मेहर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका सेक्शन सी है। इसके जो क्वेश्चन है हम हमारा जो पार्ट 3 होगा वीडियो का, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लंबे क्वेश्चन है और मैं चाहती तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक ही बार में आपको PDF इसका प्रोवाइड करा देती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनको डिस्कस भी करा देंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है इसी आंसर को फॉलो भी करें अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम इसका मेथड देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताती हूँ आपको कि हम जब भी कोई आंसर लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग जो है हम इंट्रोडक्शन से लिखेंगे। हम उस क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हम उसकी जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन आप बहुत ज़्यादा ना लिखना, 3 से 4 लाइन का लिख देना, ठीक है। जैसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह जो है वो संभोग तथा संतान की वैधता प्रदान करने वाली संविदा माना जाता है। बस इतना हमने इसका इंट्रोडक्शन में लिखा है। अब इसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने मुस्लिम विवाह को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। आप चाहते तो यहाँ पर एक हेडिंग लिख सकते थे, मुस्लिम विवाह की परिभाषाएं, और उसके नीचे परिभाषाएं लिख सकते थे, लेकिन ऐसा ना लिख करके मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, एक लाइन लिख दिया। अब इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब डेफिनेशन ये हिदाया की हमने लिखी। आप कुछ इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हो और एक दूसरा तरीका हम नीचे भी बताएंगे आप लोगों को। इसमें हिदाया ने क्या डिफाइन किया है, उन्होंने कहा है कि कानूनी शब्दावली में निकाह से एक ऐसी संविदा का बोध होता है जो संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। ये हिदाया की डेफिनेशन है। अब इसको लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन लिखी जाती हैं ये वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है, मतलब हम इसमें अपनी लैंग्वेज नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे न्यायमूर्ति महमूद की। इनकी क्या लिखेंगे डेफिनेशन, आगे लिख देंगे कि महमूद ने विवाह की विधिक परिभाषा निम्न शब्दों में दी है, ठीक है। आप ये जो लाइनें लिखते हो ना, इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के सामने। आप चाहो तो डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग जो अपनी लैंग्वेज में कि ये लाइन लिखते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो मिडिल में आप इसकी डेफिनेशन देते हो
तो इससे होता क्या है कि एग्जामिनर का जो सीधे ध्यान होता है वो आपकी डेफिनेशन में ही जाता है, और ऊपर से देखकर आप खुद इस कॉपी को देखकर बता सकते हो कि हाँ ये जिसने कॉपी लिखी है यानी उसको मालूम था काफ़ी कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप सोचो कि आप अगर एग्जामिनर हो तो कैसे कॉपी एक्सपेक्ट करोगे कि नीट एंड क्लीन हो, और जो भी उसमें मेन चीज़ हो वो हाईलाइट हो, और ज़्यादा रामायण न लिखी हो, मतलब खिचड़ी उसमें न पकी हो, सब कुछ क्लियर हो और रेलेवेंट चीज़ें। ठीक है, इररिलेवेंट चीज़ें उसमें ऐड मत करना आप लोग। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि मुस्लिम विधि की जो उपर्युक्त परिभाषा हम लोगों ने बताई है उससे यह स्पष्ट होता है कि जो निकाह है यानी जो विवाह है वो एक संविदा है, संस्कार नहीं है, जबकि हिंदू विधि में विवाह को संस्कार माना गया है। अब यहाँ पे हमने हिंदू विधि, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में थोड़ा कंपैरिजन भी कर दिया है। अब उसके बाद इसका छोटा सा ब्रीफ में उद्देश्य लिख देंगे कि संभोग की वैधता और संतान को औरसता प्रदान करना इसका क्या है, उद्देश्य है। वैसे उद्देश्य पूछा नहीं गया आपसे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड कर देते हो तो उससे आपके आंसर को थोड़ा वेटेज मिल जाता है। अब हम इसके आवश्यक तत्व बताएंगे जो हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आपको जो एक्सप्लेन करना है वो इस तरीके से लिख सकते हो। ये 4 आवश्यक तत्व हमने बताए हैं आपको, मतलब आप जो इस पेपर में आगे आंसर में लिखोगे तो उनको क्या कर सकते हो, इन चारों को पहले ब्रीफ में लिख दो, शॉर्ट में, कि एग्जामिनर एक ही जगह देख के आपके सारे पढ़ करके समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा ये आप लिखने वाले हो। ठीक है, बस आपका आगे क्या लिख रहे हो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा एग्जामिनर, बस इतने से ही वो आइडिया लगा लेगा। तो हम इसको लिख देंगे कि विवाह के दोनों पक्षकारों की सक्षमता होनी चाहिए और दोनों पक्षकारों के अभिभावकों के द्वारा स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। मतलब अगर वो वयस्क हैं तो उनकी सहमति होगी, अगर वो अवयस्क हैं तो उनके अभिभावकों की स्वतंत्र सहमति होगी। फिर हम लिखेंगे कि विवाह संपन्न होने की कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूर्ण करना जरूरी है दोनों पक्ष पार्टियों को। और चौथा जो है हमारा आवश्यक तत्व है वो ये है कि विधिक निषेधों का अभाव होना चाहिए, यानी कानून के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अगर इन प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन करके विवाह करता है तो वो विवाह वैध नहीं होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब हम इनको एक्सप्लेन कर देंगे, इनको अब जितना मर्जी चाहे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर इतना भी एक्सप्लेन करने ना लग जाना कि आपको लगे अरे ये तो बड़ा आसान आंसर है, चलो इसको बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर 16 नंबर नहीं दे देगा, आपको 14 से नीचे ही रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, हम उसमें कितने पेज का आंसर लिख सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पेज से ज़्यादा ना लिखना, बहुत इच्छा हो रही है आप 5.5 कर दो। लेकिन अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप 7 पेज का भी लिख सकते हो, 7.5 भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम इनको एक्सप्लेन कर देंगे कि पक्षकारों का सक्षम होना। सक्षम किसको कहा जाएगा, पक्षकारों को, किस पक्षकार को सक्षम माना जाएगा, जिन्होंने अपनी यौवनावस्था को प्राप्त कर लिया हो, जो कि 15 वर्ष की होती है। और दूसरा क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, पागल वागल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, मुस्लिम होना चाहिए। ये इसके पक्षकारों के सक्षमता के बारे में बताया गया। ये पक्षकार सक्षम माने जाएंगे जिन्होंने तीनों बातों को फुलफिल किया हो। अब इसको चाहो आप जितना एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा एक्सप्लेन करने की हार्दिक इच्छा हो रही है, आप कुछ लाइनों में इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब इसके बाद स्वतंत्र सहमति क्या होती है, फ्री कंसेंट, यानी जो दोनों पार्टी हैं उन दोनों पार्टी की स्वतंत्र सहमति, यानी स्वेच्छा से उन दोनों ने उस विवाह के लिए सहमति दी। अगर वो अवयस्क हैं तो उनके अभिभावकों के द्वारा सहमति दी जाएगी। और सहमति होती क्या है, किसी वस्तु या स्थिति पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समान मत, इसको क्या बोला जाता है, इसको सहमति बोला जाता है। अब ये जो सहमति है ये जबरदस्ती, बलपूर्वक या कपटपूर्वक प्राप्त नहीं की गई हो। ठीक है, अगर इस तरीके से सहमति प्राप्त करी गई तो ऐसा विवाह शून्य विवाह होगा। अब इसकी कुछ औपचारिकताएं हैं, यानी मुस्लिम विवाह जो है, मुस्लिम विवाह कोई संस्कार नहीं है। ठीक है, न इसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे कि दोनों पार्टियों के द्वारा एक ही बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति होना चाहिए। ठीक है, यानी जो लड़का है एक ही बैठक में प्रस्ताव करेगा लड़की से कि क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, लड़की बोलेगी, अगर करना चाहती होगी तो बोलेगी स्वीकार करिए, उसको कबूल, आप लोगों ने देखा होगा कबूल है होता है, वही चीज है। ठीक है, अब ये जो बैठक है यहाँ पर गवाह भी होने चाहिए, समझ में आया, गवाह की उपस्थिति में करना होगा ये जो प्रस्ताव और स्वीकृति है। ठीक है,
अगर यहाँ पर गवाह नहीं है, गवाह अनुपस्थित हैं, ठीक है, ऐसे अनुपस्थिति में विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह अनियमित या फासिद विवाह होगा। लास्ट वीडियो में जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कराया था तो उसमें फासिद विवाह बताया था कि होता क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं। ओके, और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता भी है। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, विधिक निषेधों का अभाव, यानी अब्सेंस ऑफ लीगल प्रोहिबिशन। कुछ जो विधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका अभाव होना चाहिए। अगर देखो, अगर वीडियो लंबा हो रहा हो तो आप इसको फास्ट करके देख लो, ठीक है। और अगर आपको ये आंसर आता है, आप नहीं चाहते हो इसको समझना, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। लेकिन मैं तो समझाऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आंसर नहीं आते होंगे या जो इसी नोट्स से पढ़ेंगे, तो उनको समझाने के लिए मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। अब हम देख लेते हैं लीगल जो प्रोहिबिशन है, विधिक जो निषेध हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 3 टाइप के आपके लीगल प्रोहिबिशन होते हैं, विधिक निषेध हैं। पहला जो आपका है स्थायी निषेध, और दूसरा आपका है अस्थायी, और तीसरा है अन्य निषेध। अगर सोचो आप इस तरीके से चार्ट बनाकर दे दो तो एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा कॉपी चेक करने में, और उसका पूरा आपका पूरा नॉलेज का भी टेस्ट हो रहा है यहाँ से। जैसे आपने बता दिया निषेध कौन कौन से होते हैं। स्थायी निषेध होता है, स्थायी निषेध में ये 3 टाइप के निषेध होते हैं, रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्र्य संबंध। और इन तीनों निषेध का कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर यह विवाह शून्य होगा। आपने मुस्लिम विधि की जो लैंग्वेज है उसमें भी बता दिया कि ऐसा विवाह जो है बातिल विवाह कहा जाएगा। शून्य और बातिल एक ही है, ठीक है। रक्त संबंध का मतलब यानी सगे भाई बहन के बीच में विवाह अगर होता है तो वो विवाह शून्य होगा, यानी अगर खून का संबंध है, रक्त का संबंध है तो उनके बीच में विवाह नहीं हो सकता। विवाह संबंध यानी अगर जो विवाह से जो संबंध जुड़े हैं उनके बीच में विवाह नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की माता से शादी नहीं कर सकता है। धात्र्य संबंध यानी दूध का संबंध नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पार्टी लड़का और लड़की किसी एक ही स्त्री का दूध ना पिए हों, ठीक है, उन दोनों के बीच में विवाह नहीं हो सकता है। अगर होता है तो वो विवाह शून्य माना जाएगा। अब अस्थायी निषेध क्या है, जैसे कि ये इसमें 5 हमने निषेध बताए हैं जो अस्थायी निषेध हैं। 5वां विवाह, गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह, इद्दत की अवधि में विवाह, गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह, और विधि विरुद्ध संयोजन। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, गवाहों की अनुपस्थिति में अगर विवाह होगा तो वो फासिद विवाह होगा, पढ़ा था ना। 5वां विवाह क्या होता है कि 4 पत्नियां अलाउ है कि 4 पत्नियों के साथ आप विवाह कर सकते हो, 4 पत्नियां रख सकते हो। लेकिन अगर 5वां विवाह आप करते हो तो ये 5वां विवाह जो होगा वो आपका फासिद विवाह होगा, ठीक है। लेकिन अगर उन चारों में से कोई एक पत्नी मर जाती है तो 5वां विवाह भी आपका वैध विवाह हो जाएगा। और ये जो 5 टाइप के मैंने आपको अस्थायी निषेध बताए, अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो वो अनियमित विवाह या फासिद विवाह होता है। यानी शून्य विवाह जो होता है, तो शून्य का मतलब उस विवाह का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अनियमित विवाह जो होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ प्रयत्न करे जाएं, ठीक है, तो उसको वैध विवाह बनाया जा सकता है। अनियमित को फासिद भी कहते हैं, फासिद विवाह कहते हैं। अब कुछ प्रयत्न करने का मतलब कि जैसे कि विधि में 4 पत्नियां रख सकते हो, यानी कानून में, मुस्लिम कानून में सिर्फ 4 पत्नियां ही अलाउ है रखना। कोई 5वीं से विवाह कर लेता है तो ये 5वीं है, ये अनियमित यानी फासिद विवाह होगा, ठीक है, अनियमित विवाह होगा। अगर इन चारों में से कोई भी एक मर जाती है तो अब यहाँ पे जो 5वां विवाह है ये आपका चौथा विवाह बन जाएगा, तो ये फिर से वैध हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 5वां विवाह क्या होगा, ये फासिद विवाह होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ अन्य निषेध भी हैं, और ये जो निषेध है ये केवल और केवल सिया विधि में ही इनको मान्यता दी गई है। और अगर इन निषेधों का कोई उल्लंघन करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से ये निषेध हैं, जैसे तीर्थ यात्रा में विवाह, अगर कोई तीर्थ यात्रा करने गया है तो वहां पर अगर कोई विवाह किया जाता है तो वो शून्य माना जाएगा सिया शाखा में। बहुपत्नीत्व या तलाकशुदा पत्नी, अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से कोई विवाह करता है तो शून्य है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मुस्लिम विधि में अपनी ही तलाक दी गई पत्नी से विवाह नहीं किया जा सकता है, यानी इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है कि जैसे कि आपने अपनी पत्नी को तलाक दिया, ठीक है, तो ये आपकी पत्नी से आप तुरंत विवाह नहीं कर सकते हो, पहले ये किसी दूसरे पुरुष से विवाह करेगी और फिर इनके बीच में कोई संबंध होगा, संबंध के बाद फिर से ये तलाक देंगे और ये पत्नी फिर से तलाक देने के बाद आपसे विवाह कर सकती है। तो इससे थोड़ा सा इसमें क्या है, प्रोसेस है, डायरेक्ट अपनी तलाक दी गई पत्नी से विवाह नहीं किया जा सकता है मुस्लिम विधि में, ठीक है। अब हम अगला इसका जो पार्ट डिस्कस करेंगे, विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप।
इस यहाँ पर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि क्या मुस्लिम विवाह संविदा है या संस्कार है। इस तरीके से इन दोनों में से कोई भी आप हेडिंग मिडिल में डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह जो है वो एक संविदा है और इसकी प्रकृति जो है वो सांविधिक है, ठीक है। और यद्यपि कि हिंदू विवाह में भी संविदा के कुछ आवश्यक तत्व विद्यमान हैं, लेकिन हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो संस्कारात्मक है। कैसी है? संस्कारात्मक है, क्योंकि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का होना भी आवश्यक है। लेकिन मुस्लिम विधि जो है वो एक संस्कार है कि संविदा है। इसके विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं और कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें अलग अलग तरीके से मत दिया गया है, या ये कहा गया है कि अलग अलग मत क्या दिया गया है, संस्कार नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कई न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने मुस्लिम विवाह को संविदा माना है एक, ठीक है। तो अब हम इन्हीं केस के थ्रू हम इसका आंसर देंगे। हम केस के थ्रू भी इसका आंसर दे सकते हैं और डेफिनेशन के थ्रू भी इसका आंसर दे सकते हैं और सामाजिक, धार्मिक, विधिक पक्ष भी बता करके बहुत तरीके से इसका आप आंसर दे सकते हो। तो हमें बेहतर आंसर लिखने के लिए आपको करना क्या है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद जितने भी आपको केसेस इससे रिलेटेड याद हों जिसमें कि डिसीजन दिए गए हैं, इसकी प्रकृति से रिलेटेड आप वो लिख सकते हो। और इसके बाद इसका क्या बता सकते हो आप, जिस तरीके से मैंने बताया कानूनी पक्ष, सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष बताया है। अगर इतना आप लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अब हम केस को देख लेते हैं, केस कौन कौन से हैं। जैसे अब्दुल कादिर बनाम मुसम्मा सलीमा जो केस है, इस मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने यह कहा कि मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक संस्कार नहीं है अपितु एक दीवानी संविदा है तथा संविदा की भांति निकाह में भी कुछ अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? न्यायमूर्ति महमूद ने कहा है, ठीक है। इनका तो मानना है कि जो मुस्लिम विवाह है वो एक संविदा है। अब यहाँ पर एक और न्यायमूर्ति है शाह सुलेमान। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन स्केच का यूज़ किया है, तो आप लोग अपने एग्जाम में मत करना। मैंने तो सिर्फ इस वजह से किया था कि ये थोड़ी कॉपी आपको अट्रैक्ट लगे ताकि आपको ये चीज़ें लर्न अच्छे से हों। क्योंकि अगर हम कोई भी कलरफुल अच्छे से लिखते हैं, कोई कलरफुल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे आइज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ओके। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करिएगा, ब्लू और ब्लैक स्केच ही यूज़ करिएगा, अदर कोई कलर का स्केच पेन मत यूज़ करिएगा, ठीक है। ये अलाउ नहीं होता है। अब हम इसका आंसर कैसे देंगे? अब यहाँ पर न्यायमूर्ति शाह सुलेमान ने एक केस है आपका अनीशा बेगम बनाम महमूद इकबाल हुसैन का केस है। इस केस में इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है ये आपको इस तरीके से लिखनी है। निकाह केवल एक सभ्य संविदा ही नहीं बल्कि धार्मिक संस्कार है। अब देखो अलग अलग केस में अलग अलग बात बोली गई है। ऊपर वाला जो केस था न्यायमूर्ति महमूद ने कहा था कि ये एक दीवानी संविदा है और ये एक संस्कार नहीं है, लेकिन न्यायमूर्ति सुलेमान जो हैं इन्होंने इस केस में कहा है कि निकाह जो है केवल एक सभ्य संविदा ही नहीं है बल्कि धार्मिक संस्कार भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे, अलग अलग इसके पक्ष बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमें निष्कर्ष तक पहुंचना है इसके। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके अलग अलग पक्ष बताएंगे और फिर इस तरीके से इसका निष्कर्ष भी लिखेंगे। अब यहाँ पर कानूनी पक्ष क्या कहता है? कानूनी पक्ष कहता है कि जो मुस्लिम विवाह है वो एक संविदा है। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि मुस्लिम विवाह के कुछ आवश्यक तत्व ऐसे हैं जो संविदा से मैच करते हैं, यानी जो संविदा के आवश्यक तत्व हैं वो मुस्लिम विवाह के भी हैं। जैसे पक्षकारों की सक्षमता, ये संविदा में भी है और विवाह में भी है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति, अभी हम लोगों ने देखा था कबूल है वही वाला। और शर्तों का निर्धारण भी होता है। संविदा का विखंडन होता है, किसमें? संविदा में भी होता है। और उसी तरीके से मुस्लिम विवाह में जैसे कि विवाह विच्छेद होता है। संविदा भंग होने पर पक्षकारों का अधिकार और कर्तव्य होता है। जैसे कि संविदा में होता है कि पक्षकारों के कुछ अधिकार कर्तव्य होते हैं, वैसे ही मुस्लिम विवाह में भी कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं। और प्रतिफल की अनिवार्यता, मुस्लिम विवाह में मेहर जो है वो एक प्रतिफल के रूप में दिया जाता है और संविदा में भी प्रतिफल होता है। और संविदा करने का अधिकार अनगिनत होता है। बस यहाँ पर ये है कि संविदा करने का अधिकार तो अनंत होता है, आप कितनी भी संविदाएं कर सकते हो, लेकिन मुस्लिम विवाह में केवल और केवल 4 विवाह ही किए जा सकते हैं। और सहमति ये संविदा में भी, कॉन्ट्रैक्ट में भी होनी जरूरी है और विवाह में भी होनी जरूरी है, ठीक है।
इसके बाद सामाजिक पक्ष क्या कहता है? इनका कहना है कि जो मुस्लिम विवाह है वो संविदा नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था है। वो क्या है? एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान प्रदान करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मुस्लिम विवाह नहीं था उसके पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा खराब थी। विवाह के द्वारा महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं और उनको समाज में एक ऊंचा स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक पक्ष का मानना ये है। और धार्मिक पक्ष का क्या मानना है कि जो मुस्लिम विवाह है, निकाह है, ये एक धार्मिक कार्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कुरान में भी विवाह के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको जो भी पसंद हो, 1, 2, 3, कम से कम 4 पत्नियों से आप विवाह कर सकते हो, यानी 4 स्त्रियों से आप विवाह कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बिना किसी उचित कारण के अविवाहित रह जाता है तो इसको एक अधार्मिक कार्य माना गया है। और मोहम्मद पैगंबर साहब इन्होंने खुद विवाह किया था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक अगर कोई मुस्लिम पुरुष विवाह करता है तो एक स्त्री को अधिकार देता है और उसकी रक्षा करता है, उसके हितों की रक्षा करता है, उसको सम्मान दिलाता है। तो कुछ इस तरीके से अपना मत रखा है मोहम्मद पैगंबर साहब ने। तो ये धार्मिक अलग है पक्ष देते हैं, सामाजिक पक्ष अलग है, कानूनी पक्ष अलग है। अब इसका निष्कर्ष क्या लिख लेंगे हम? ये तो मैंने कितने पेज में इसका आंसर दिया है, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। ये आपका 1 और 2 और ये निष्कर्ष 3 पेज में दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अगर सपोज आपके एग्जाम में ये अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना? कानूनी पक्ष लिखना, अब उसको एक्सप्लेन करना है कायदे से अपने शब्दों में। सामाजिक पक्ष को अलग एक्सप्लेन करना और धार्मिक पक्ष को अलग एक्सप्लेन करना। 3 पेज आपके ऐसे हो जाएंगे। और अगर कुछ आपको केस रिलेटेड याद हो, इनसे रिलेटेड, आप वो लिख देना। कुछ मोहम्मद पैगंबर साहब की बातें भी लिख देना कि कुरान में इस तरीके से बोला गया है जब धार्मिक पक्ष एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष हमें बहुत ही अच्छा लिखना है, क्योंकि एक निष्कर्ष आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, और ये आपको यहाँ से चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसका निष्कर्ष हम इस तरीके से लिखेंगे कि मुस्लिम विवाह का बाहरी स्वरूप संविदात्मक है, परंतु आंतरिक स्वरूप सारतः सामाजिक और धार्मिक है, क्योंकि विवाह व्यभिचार रहित समाज स्थापित करने का एक माध्यम है। ये हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगर थोड़ी बहुत भी हिम्मत बची हो तो अब हम दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ना हिम्मत बची हो तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करके इसी को एक बार रिवाइज कर लो PDF से, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चीज है कि मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो को फास्ट कर लेना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 था, मेहर से आप क्या समझते हैं और मेहर के विभिन्न प्रकार बताना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है मेहर क्या है और मेहर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये सेम आपका क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके आगे एक और मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, ये भी आपके एग्जाम में शॉर्ट में ज्यादातर पूछा जाता है और कभी कभी ये आपके लॉन्ग में भी ऐड होता है कि मेहर क्या है, और उस महिला विधवा के अधिकार बताना होता है जिसको मेहर का भी भुगतान नहीं हुआ है, जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है मेहर का, उसके क्या अधिकार होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी साथ में पूछ लिया जाता है और कभी कभी ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखूंगी और मेन फोकस हमारा इसी क्वेश्चन पे रहेगा जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और मेहर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर बार आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में तो 100% चांसेस हैं कि मेहर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे मेहर क्या है, मेहर के प्रकार क्या है, या एक विधवा महिला के क्या अधिकार होते हैं जब मेहर का भुगतान नहीं किया जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो 90% चांसेस हैं कि मेहर से रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि अगर ये आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे आप इसका आंसर दोगे। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि अपने एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी हेडिंग लिख कर भी कर सकते थे, मेहर इस तरीके से हेडिंग लिख करके इसका आंसर स्टार्ट कर सकते थे, और या फिर आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अब हमने इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया हुआ है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मेहर उस धनराशि अथवा संपत्ति को कहते हैं जो पति
अपनी पत्नी को उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से देता है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी परिभाषाओं को लिखेंगे। अब यहाँ हेडिंग डाल सकते हो महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके आगे लिखोगे विभिन्न विद्वानों ने मेहर को निम्न के ढंग से परिभाषित किया है। 3 आपकी डेफिनेशन है, और क्योंकि डेफिनेशन इन विद्वानों की होती हैं जो कि हमें वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, यानी पूरा जैसा इन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा लिखना होता है, अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है। ठीक है, तो अब हम तीनों डेफिनेशन को याद भी करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिलेट करके इनको याद करेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो पहली डेफिनेशन जो है मुल्ला की है। तो एक सीन अपने दिमाग में क्रिएट कर लो कि एक मुस्लिम विवाह, एक निकाह का माहौल है और मुल्ला साहब जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हुए और ये अब शादी करवा रहे हैं, यानी निकाह करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन ये क्या बोल रहे हैं, मेहर की परिभाषा बता रहे हैं, लड़के और लड़की पति को समझा रहे हैं कि मेहर क्या होता है। ये कहते हैं कि मेहर उस धनराशि या संपत्ति को कहते हैं जिसे पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। ठीक है, ये मुल्ला साहब लड़के को कह रहे हैं कि ये जो पत्नी है इसका ये अधिकार है, ये हक है इसका कि विवाह के प्रतिफल के रूप में ये तुमसे प्राप्त कर सकती है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मेहर उस धनराशि या संपत्ति को कहते हैं जिसे पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। याद हो गई डेफिनेशन। चलिए अब अमीर अली की देखेंगे। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। अमीर अली, ये सोचो कि ये एक बड़े अमीर आदमी है, तो इनकी डेफिनेशन भी अमीरों की तरह होगी। अब यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को याद करने के लिए 2 वर्ड याद रखना, एक अनन्य उपभोग और एक लाभ। ठीक है, अमीर अली है, ठीक है, अमीरियत की बात करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, मेहर पत्नी को अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। 3 वर्ड याद करना है आपको। ठीक है, तो अमीर अली की हमने परिभाषा याद कर ली कि मेहर पत्नी को अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिफल है। अब दूसरी विल्सन की परिभाषा देखेंगे। किसकी देखेंगे, विल्सन की। विल्सन यानी ऐसे रिलेट करो कि विल्सन का मतलब विलीन हो जाना। ठीक है, विलीन हो जाना। अब इसकी डेफिनेशन क्या देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मेहर पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है, यानी जो पत्नी अपने पति में विलीन हो जाती है, शरीर का समर्पण कर देती है, दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज। अब इनकी डेफिनेशन याद होगी विल्सन की। इन्होंने क्या कहा है कि मेहर जो आपका होता है, जो कि संपत्ति या धन के रूप में होता है, पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का एक प्रतिफल होता है। क्या होता है, एक प्रतिफल होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन लर्न हो गई हो। और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। विल्सन क्या कहते हैं, मेहर पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है। शरीर के समर्पण वर्ड आप याद कर लो, और प्रतिकर। विल्सन के द्वारा शरीर के समर्पण की बात करी गई है। अमीर अली की परिभाषा क्या कहती है कि मेहर पत्नी को अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। ठीक है, और मुल्ला साहब तो अधिकार, हक की बात करते हैं, प्रतिफल की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि ये धनराशि या संपत्ति है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे मेहर का वर्गीकरण, जो कि आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो का केस 1985 का केस है, इसको कोट करोगे और बड़ा अच्छा केस है। इसी केस में मेहर के वर्गीकरण को एक्सप्लेन किया गया है कि कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि मेहर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित मेहर और दूसरा है उचित मेहर। निश्चित मेहर को बोलते हैं मेहर ए मुसम्मा और उचित मेहर को बोलते हैं मेहर ए मिस्ल। ये शायद याद करने में आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन अगर याद कर लोगे तो फायदा आप ही का होगा, इसमें एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए याद कर लेना इसको। मेहर ए मुसम्मा निश्चित मेहर को कहते हैं और मेहर ए मिस्ल उचित मेहर को कहते हैं। ये 2 टाइप के आपके, मेनली आपके 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे जो निश्चित मेहर है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है तुरंत दे मेहर जिसको मुअज्जल मेहर कहते हैं, एक होता है आस्थगित मेहर जिसको मुवज्जल मेहर कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना कि निश्चित मेहर होता क्या, सीन क्रिएट कर लो। जैसे कि आपका एक ये निकाह का टाइम हो रहा है, यानी निकाह हो रहा है, ठीक है, विवाह हो रहा है। अब विवाह के टाइम पर निश्चित मेहर से निश्चित याद कर लो। जो विवाह के टाइम पर जो मेहर निश्चित किया जाता है वो क्या बोला जाता है, निश्चित मेहर बोला जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब निश्चित हो गया तो या तो उसको तुरंत दे दिया जाएगा, जिस समय निश्चित किया गया कि भाई इनको 5,000 देना है, मान लो 5,000 रुपए इनको मेहर की राशि देनी है, तो चाहो तो तुरंत दे दो और चाहो तो भविष्य में फिर कभी दो, किसी निश्चित घटना के घटने पर, या फिर पति की जब मृत्यु हो जाए तब, या फिर विवाह का विघटन हो तब। तो 2 टाइप के मेहर होते हैं।
एक तुरंत दे यानी जो तुरंत दे दिया जाए, और दूसरा क्या है, आस्थगित मेहर। तो ये तो आपको याद हो गया कि तुरंत दे मेहर क्या होता है, आस्थगित मेहर क्या होता है। अब आपको अगर ये याद करना हो कि मुवज्जल मेहर किसको कहा जाता है, मुअज्जल मेहर, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज हो, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मुअज्जल, इसमें आ बना है, आ सबसे पहले आता है यानी तुरंत आ आता है, तो तुरंत दे यानी आ मुअज्जल मेहर, और आस्थगित यानी जो फिर कभी बाद में दिया जाए तो उसको मुवज्जल यानी वा से बाद में, क्योंकि वा जो होता है वो आपका बहुत नीचे आता है, ककारा के वर्ण में काफी नीचे आता है, तो मुवज्जल मेहर ऐसे याद कर सकते हो जो बाद में दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको इसे याद हो गया होगा। अब निश्चित मेहर को हम एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि निश्चित मेहर होता क्या है। ऐसा मेहर जो विवाह के समय निश्चित किया जाता हो, अगर पक्षकार सक्षम है तो पक्षकारों के द्वारा निश्चित किया जाएगा, अगर पक्षकार जो है मतलब अवयस्क हैं तो उनके संरक्षक के द्वारा निश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, तुरंत दे मेहर होता है, आस्थगित मेहर होता है। तुरंत दे मेहर को अब एक्सप्लेन कर दोगे कि तुरंत दे मेहर यानी मुअज्जल मेहर ये क्या होता है। ये ऐसा मेहर होता है जो पत्नी की मांग पर तुरंत दे होता है, यानी अगर पत्नी मांग ले कि हमारा जो मेहर है वो हमें तुरंत चाहिए, यानी विवाह के टाइम पर ही चाहिए, तो पति को तुरंत देना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पत्नी को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ अधिकार प्राप्त हैं मुअज्जल मेहर में। कौन कौन से हैं, तत्काल अदायगी का एक अधिकार प्राप्त है कि अगर पत्नी मांग करती है तो पति को तुरंत उसको देना होगा। ठीक है, और अगर पत्नी चाहे तो उसके संरक्षक से भी वसूल कर सकती है, यानी लड़के के पिता से भी पत्नी मेहर वसूल कर सकती है। ठीक है, तो एक तो तत्काल अदायगी का अधिकार होता है स्त्री को। दूसरा अधिकार क्या होता है मुअज्जल मेहर में, साधारण ब्याज का, यानी पत्नी ने जैसे आज से मांगा कि हमें हमारा मेहर चाहिए और पति के द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है, कुछ टाइम बाद जैसे फिर कुछ 10 दिन बाद या जितने दिन बाद भी, 10 महीने 2 महीने 2 साल जब भी दिया जाता है, तो जिस दिन उसने मांग करी थी उस दिन से लगा के जिस दिन दिया गया है इंटरेस्ट के साथ वो मेहर प्राप्त कर सकती है, इसका भी अधिकार दिया गया है। एक दूसरा संभोग से इनकार करने का भी अधिकार है कि पत्नी अगर मांगती है अपने पति से कि मुझे अब मेरा मेहर चाहिए जो विवाह के टाइम पे निश्चित किया गया था, अगर पति उसको देने से इनकार कर देता है, ठीक है, तो पत्नी के पास अधिकार है कि उसको संभोग से इनकार कर दे। ठीक है, ये उसके पास एक अधिकार है। अब इसके बाद बी नंबर है आपका मुवज्जल मेहर। ये क्या होता है, ये ऐसा मेहर होता है जो निश्चित तो विवाह के टाइम पर किया जाता है, लेकिन इसका पेमेंट जो है विवाह के टाइम पर नहीं होता है, भविष्य में होता है, यानी फ्यूचर में इसका आगे क्या होता है, पेमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि जब पति की मृत्यु हो जाए या फिर डाइवोर्स हो उनका, फ्यूचर में अगर डाइवोर्स होता है तब उसका पेमेंट हो, या फिर कोई उनके द्वारा कोई घटना निश्चित कर दी जाती है कि जब ये घटना हो जाएगी या ये घटना घट जाएगी तब ये पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मुवज्जल मेहर होता है, व से बाद में आने वाला मेहर याद रखना, यानी जो मुवज्जल मेहर होता है ये काफी, इसका अमाउंट जो होता है काफी ज्यादा होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि विवाह के भंग होने पर अदायगी होती है, यानी जो मुवज्जल मेहर होता है इसका जो पेमेंट होता है विवाह के भंग होने पर ही होता है, उसके पहले नहीं किया जा सकता है। अगर पति की मृत्यु हो जाए उसकी वजह से विवाह, या डाइवोर्स की वजह से अगर विवाह का विघटन होता है तो तभी किया जाएगा, इसका पेमेंट उसके पहले नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उनके बीच में कोई ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है, करार हो रखा है, तब बात नहीं करी जाती है। लेकिन जनरली मुवज्जल मेहर का पेमेंट जो है वो विवाह के विघटन पर ही दिया जाएगा। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट है कि अगर पति चाहता है कि विवाह विघटन के पूर्व वो देना चाहता है तो दे सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन पत्नी मांग नहीं कर सकती है। पत्नी ये नहीं कह सकती है कि हमें मुवज्जल मेहर अभी दो, क्योंकि मुवज्जल मेहर विवाह के विघटन पर ही दिया जाता है। ओके, ये चीज आप लोग याद रखना। लेकिन अगर पति अपनी इच्छा से चाहता है कि वो विवाह के विघटन के पहले ही मुवज्जल मेहर दे दे तो वो दे सकता है उसको। ठीक है, मुवज्जल मेहर क्या होता है, आस्थगित मेहर। ठीक है, अगर पति चाहता है कि आस्थगित मेहर को पहले ही दे दे तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगला पॉइंट है कि पत्नी की मृत्यु पर वारिसों का उत्तराधिकार, यानी जो आस्थगित मेहर होता है तो इस पे अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिस होंगे, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, उनको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो कोर्ट में जा करके ये मेहर की रकम को वसूल सकते हैं। ठीक है, ये 3 बातें थी आस्थगित मेहर से रिलेटेड, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसके बाद आपका आता है उचित मेहर, जिसको मेहर ए मिस्ल भी कहते हैं। ये मेहर क्या होता है,
कि जो विवाह के टाइम पे निश्चित नहीं किया जाता है, उचित मेहर को बाद में न्यायालय के द्वारा निश्चित किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक हमीरा बीवी बनाम जुबैदा बीवी 1916 का केस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी केस में आपका पूरा उचित मेहर को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अभी केस को आप जरूर मेंशन करिएगा। इसमें क्या कहा गया कोर्ट में, ये कोर्ट में कहा गया है कि जब विवाह के टाइम पे मेहर निश्चित नहीं किया जाता है तो वहां पर वो मेहर कानून के द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी न्यायालय के द्वारा निश्चित किया जाता है। अब जैसा कि सभी को पता है कि शिया और सुन्नी दो मुस्लिम विधि में संप्रदाय हैं, तो सुन्नी विधि में ये निश्चित नहीं किया गया है कि अधिकतम कितना मेहर निश्चित किया जाएगा, यानी अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है कितना एक पति को मेहर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम बताया गया है 10 दिरहम न्यूनतम है। ठीक है, और शिया संप्रदाय में अधिकतम बता दिया गया है 500 दिरहम तक की अधिकतम राशि देने के लिए पति को बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, यानी न्यायालय पति को अधिकतम 500 दिरहम तक कह सकता है मेहर की राशि भुगतान करने के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हालांकि ये जो उचित मेहर है आपका, इसकी धनराशि को निश्चित करने का न्यायालय को विवेक का अधिकार प्राप्त है, यानी विवेक के अनुसार न्यायालय सोच सकता है कि हाँ इनको कितनी हम जो इसका पति है तो कितनी कह सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को ये मेहर की धनराशि का भुगतान करिए। ठीक है, ये उसको विवेक का अधिकार है, लेकिन न्यायालय फिर भी उचित मेहर का निर्धारण करते टाइम कुछ बातों को ध्यान रखेगा। जो ये बातें लिखी हुई हैं इन बातों को ध्यान रखेगा, जैसे कि पत्नी की व्यक्तिगत योग्यता क्या है और उसके पति का आर्थिक स्तर क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पति 1-2 हजार की नौकरी कर रहा है, नॉर्मल सी, वो अपना खुद का गुजारा बसर नहीं कर पा रहा है, अब कोर्ट वहां पर मतलब काफी ज्यादा अमाउंट रख दे कि अब आपको इतना अपनी पत्नी को मेहर देना है, वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर न्यायालय को ये भी देखना होगा कि इसके पति का आर्थिक स्तर क्या है, उसके बाद पत्नी के पिता का सामाजिक स्तर क्या है और पत्नी के परिवार में क्या प्रचलित रीति रिवाज है, किस तरीके से महिलाओं को वहां पे दिया जाता है। ठीक है, और पत्नी के पिता पक्ष यानी जो उसके पिता के यहाँ वहाँ स्त्रियों, उसकी मम्मी और बाकी जो वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनको कितना मेहर दिया जाता है। ठीक है, उन सभी के एग्जाम्पल देखेगा कोर्ट। इन सबको देखने के बाद ही कोर्ट उसके मेहर की राशि निश्चित करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा उचित मेहर। ठीक है, अब इसका लास्ट में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हो। निष्कर्ष क्या होता है, जो कुछ आपने इसमें लिखा है उसका एक निष्कर्ष में निचोड़ पूरा लिख सकते हो कि मेहर क्या होता है। ये एक संपत्ति ही तो है, एक धन के रूप में होता है और ये एक प्रतिफल के रूप में महिला का एक अधिकार है अपने पति से प्राप्त करने का। और अगर कोई उनके बीच में करार भी हो जाता है कि पत्नी अपने पति से या उसके संरक्षकों से मेहर की राशि का मांग नहीं करेगी, तब भी ये ऐसा करार जो होता है ये करार शून्य होगा। ठीक है, उसका अधिकार तब भी समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप कुछ इसका निष्कर्ष लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ओके, अब इसकी जो एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया था उसका भी आंसर देख लेते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से मैंने शॉर्ट के पर्पज से ही इसको लिखा हुआ है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। असंदत मेहर के लिए विधवा का धारणाधिकार, यानी जब पति अपनी पत्नी को मेहर की राशि दिए बिना ही मर जाता है तो फिर वहां पर अब पत्नी कैसे प्राप्त करेगी मेहर। तो वहां पर पत्नी को यह अधिकार होता है कि उसकी पति की जो संपत्ति थी उसमें क्या कर सकती है, वो कब्जा रख सकती है, यानी उसको उस संपत्ति पे अपना कब्जा रख सकती है जब तक कि उसकी मेहर की राशि भुगतान। अब हम अपने क्वेश्चन का थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं। जो लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में ही आता है, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट के पर्पज से ही लिखा है। ठीक है, और इसको आप पॉइंट में आंसर दे देना। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बाय चांस अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जो कि मैं आपको समझा दूंगी अभी। तो अब इसमें पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि उस विधवा के क्या अधिकार होते हैं जब उसको मेहर का भुगतान नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जब मुस्लिम विधि में किसी मुस्लिम स्त्री का पति मर जाता है बिना मेहर का भुगतान किए, तो उसके पास अधिकार होता है कि उसकी संपत्ति, जो पति की उसकी संपत्ति थी उस पर कब्जा बनाए रखने का या उसकी संपत्ति को कब्जे में रखने का अधिकार होता है जब तक कि उसकी मेहर की राशि का भुगतान नहीं हो जाता है। और इसी अधिकार को धारणाधिकार कहा जाता है। अब ये क्या होता है धारणाधिकार, इसको लिखेंगे आप। पहला पॉइंट क्या कि मात्र कब्जा बनाए रखने का अधिकार होता है, यानी जो संपत्ति में स्त्री उसकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, विधवा ने कब्जा किया है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने का ही अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि उसको बेच दे या फिर किराए पे उठा दे। ठीक है, उसको सिर्फ कब्जे का अधिकार होता है। दूसरा है भार अधिरोपित करने का अधिकार नहीं होता है। वही चीज मैंने अभी बताई कि ये जो संपत्ति पे कब्जा रखे हुए है तो
उसको किराए पे नहीं उठा सकती है कि उसको लीज पे उठा दे या फिर मॉर्गेज कर दे, ये अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ तब तक उसको रख सकती है अपने कब्जे में जब तक कि उसका पेमेंट ना हो जाए, मेहर का भुगतान ना हो जाए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि धारणा अधिकार का अधिकार कोई स्वायत्त नहीं प्रदान करता है। स्वायत्त यानी टाइटल। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि उसने जिस संपत्ति पे कब्जा कर लिया है वो संपत्ति उसकी हो गई या वो उसकी मालकिन हो गई। ठीक है, उसमें हक उसको कोई नहीं मिलेगा, बस उसमें से वो कब्जा करके रख सकती है जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता है। और चौथा पॉइंट है उत्तराधिकारियों पर दावा करने का अधिकार। यानी ये जो विधवा है इसको ये अधिकार होता है कि ये अपने पति के उत्तराधिकारियों पर दावा ला सकती है, कोर्ट में वाद ला सकती है और उत्तराधिकारियों से ये अपनी मेहर की राशि वसूल कर सकती है, लेकिन सिर्फ उसी सीमा तक जिस सीमा तक उत्तराधिकारियों ने इसके पति की संपत्ति प्राप्त करी है। अब इन उत्तराधिकारियों को इसके पति की 1 लाख रुपए, यानी इसके पति की जो संपत्ति थी वो 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए ही इन्होंने प्राप्त करा है। अब महिला कोर्ट में वाद लाती है कि इन उत्तराधिकारियों से उसको 2 लाख दिलाया जाए, तो ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ उस सीमा तक वाद ला सकती है या उस सीमा तक मांग कर सकती है जितना कि उत्तराधिकारियों ने लिया हो उसके पति का। ठीक है, दूसरा क्या है कि संपत्ति संक्रमण का अधिकार नहीं होता, यानी ये सिर्फ कब्जा बनाने का, कब्जा रखने का अधिकार होता है, इसको बेचने का अधिकार नहीं होता है इसको। ठीक है, उसको सिर्फ अपने कब्जे में रख सकती है। लास्ट वाला जो है पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, यानी जो विधवा स्त्री होती है, मान लो उसने संपत्ति पर थोड़े दिन कब्जा रखा, फिर उसको लगा कि हो सकता है कि उसको मेहर दे दी जाए या जिस किसी भी कारण के वश उसने कब्जा थोड़े दिन बाद छोड़ दिया, यानी उस संपत्ति को अपने कब्जे से छोड़ दिया। ठीक है, और फिर उसको नहीं मिला मेहर, तो फिर अगर वो दोबारा चाहे कि उसको अपने कब्जे में रख ले तो ऐसा नहीं कर सकती। अगर एक बार उसने कब्जा छोड़ दिया तो फिर दोबारा उस पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती है। ये कुछ इसके अधिकार हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार फिर से आप लोग समझ लेना, दोबारा वीडियो प्ले करके देख लेना, या फिर भी दिक्कत हो एक बार नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए हों और आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छे से इसको पढ़िएगा और अच्छे से आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो मैंने आंसर लिखा है इससे आप बेटर आंसर लिखो। ओके, चलिए।